बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये डायग्राम से समझते हैं इसको। पहले इधर देखें, ये मैंने कुछ एरो हेड वाली लाइंस ड्रा की हैं। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन। ये जो लाइंस हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रांसमिट हो रही हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये देखें, इनके सामने मैंने ई भी लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि हम पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो ये लाइनें किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आ रही हैं कि इस साइड पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको शो करना ज़रूरी नहीं है। तो उधर से निकल कर ये लाइनें इस तरफ आ रही हैं, राइट की तरफ। तो इन लाइंस के रास्ते में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में मैंने दो सरफेसेस रखी हुई हैं। ये वर्टिकल रखी हैं सरफेस। एक ये वाली सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये वाली सारी सरफेस, और एक ये छोटी सरफेस मैंने इसके रास्ते में यूँ वर्टिकल पोजीशन में रख दी है। आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल सरफेस है बड़े साइज़ की, ये पेपर की कोई शीट भी हो सकती है, इसके अंदर से ये लाइनें पास कर रही हैं। और आप देखें कि ये 5 की 5 लाइंस इस बड़ी सरफेस के अंदर से क्रॉस कर रही हैं, जबकि इसके आगे जो सरफेस पड़ी हुई है छोटे साइज़ की, जिसका एरिया कम है, इसके अंदर से कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 1 2 3। तो हम ये कहेंगे कि इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बड़ी सरफेस का, वो 5 है, और ये छोटी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद होती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब क्योंकि इसमें से लाइनों की तादाद गुजरने वाली 3 है, इसमें से 5 है, इसलिए इसका फ्लक्स हुआ 5 और इसका फ्लक्स हुआ 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद है। लेकिन जब इसको डिफ़ाइन करना है तो यहाँ पर ये देखें कि ये जो सरफेस है, ये मैंने इन लाइंस के क्या रखी हुई है? परपेंडिकुलर। यानी कि इस सरफेस की जो प्लेन है वो इन लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि इस केस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो सरफेस के अंदर से पास कर सकती हैं, अगर सरफेस की प्लेन जो है वो लाइंस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये सरफेस भी मैंने परपेंडिकुलर रखी है और ये भी परपेंडिकुलर रखी है। तो जो डेफिनेशन होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये देखें ज़रा डेफिनेशन इसकी, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइंस, यानी कि सरफेस का लाइंस के परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये लाइंस की तादाद ही है जो किसी सरफेस में से पास करती है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया गया फिज़िक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब इसका सिंबल क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? क्योंकि ये क्वांटिटी है, तादाद है किसी चीज़ की। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई ई। फाई ई, ये जो सिंबल आपको इस तरह नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से, इसको कहते हैं फाई, PHI। ये फाई इसका नाम होता है सिंबल का। ये इस तरीके से, ये यूँ सर्कल लगाएंगे और इसके अंदर से ये लाइन यूँ पास कर देंगे। ये बेसिकली एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी हम इसको क्या इस्तेमाल करते हैं? फाई, PHI। और जो यहाँ पर ई लगा हुआ है, ये ई फॉर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इसका क्या है? सिंबल है। तो क्या बात पता चली कि किसी भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस में से पास होने वाली, गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है? तादाद होती है। तो ये डेफिनेशन भी मैंने यही लिखी है। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुख्तलिफ़ केसेस हैं। केसेस से मुराद कि हम देखेंगे कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस उसमें से कब गुजर सकती हैं, और किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम से कम कब होता है, मतलब कि ज़ीरो कब होता है कि वो बिल्कुल भी लाइंस पास ना करें, या किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो और मैक्सिमम के इन बिटवीन कब होता है। ये 3 केसेस हैं इसके, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये इसके स्पेशल केसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो केस नंबर 1 है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें कब पास करेंगे। ये देखें, ये सरफेस मैंने वर्टिकल पोजीशन में रखी हुई है, तो जब सरफेस वर्टिकल होगी तो इस सरफेस का ये वेक्टर एरिया, ये जो बीच में मैंने लाइन शो की है जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है ए एरोहेड, ये वेक्टर एरिया है। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब कि किसी भी सरफेस की डायरेक्शन को बताने के लिए हम उसकी प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। देखिए इस सरफेस के साथ ये एंगल 90 बना रही है ना, तो इस लाइन को हम कहते हैं वेक्टर एरिया। यानी कि जब सरफेस वर्टिकल होगी इस तरह वर्टिकल, तो उसका वेक्टर एरिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाएगा। डेफिनेशन के अंदर इसका भी जिक्र हमने करना है। और ये देखें, ये लाइनें लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं, ये जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इधर से आ रही हैं और इस सरफेस के अंदर से क्रॉस करके जा रही हैं। तो इस केस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस सरफेस के अंदर से पास कर रही हैं, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या बात पता चली कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, कि जब वो सरफेस की प्लेन, ये वाली जो सामने वाली प्लेन है, ये लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, या फिर इस सरफेस का ये जो वेक्टर एरिया है, ये वाली जो लाइन है, वो इन लाइंस के पैरेलल होगी। ये देखना, ये वेक्टर एरिया ए वाली जो का जो एरो हेड है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल है। देखिए यहाँ पर ए और ई के दरमियान में एंगल कितना है, 0 डिग्री। प्लेन तो एंगल 90 बना रही है ये वाली, लेकिन ये वेक्टर एरिया वाली लाइन ई के क्या है, पैरेलल है। तो इस केस के अंदर सरफेस का फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन सरफेस इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि ये सरफेस की जो प्लेन है इज़ परपेंडिकुलर और वेक्टर एरिया ए एरोहेड वाला इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा केस देखते हैं इसका, केस नंबर 2, मिनिमम और ज़ीरो फ्लक्स। कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो कब होता है। ये देखिए लाइनें जो है ना, वो आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ ही लेके जानी है, कि इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब ये प्लेन जो वर्टिकल पोजीशन में यूँ खड़ी हुई थी, मैंने इसको नीचे लेटा दिया इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल कर दिया प्लेन को। तो जब हम प्लेन को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर एयर हेड लिखा हुआ, ये वेक्टर एरिया है। प्लेन जब हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे लेटी होती है, तो उसका वेक्टर एरिया वर्टिकल होता है। और ये लाइनें लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही हैं, ये वाली सारी लाइनें जो मैंने नीचे से दिखा रखी हैं, ऊपर से दिखा रखी हैं। अब ये सरफेस के अंदर से क्रॉस नहीं कर रही, कुछ लाइनें सरफेस के नीचे से गुजर गई हैं, कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, इसके अंदर से नहीं पास कर रही। तो इस केस के अंदर इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो कब ज़ीरो हुआ कि ये देखें, ये जो प्लेन है सरफेस की, ये हॉरिजॉन्टल है, लाइनें भी क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी हॉरिजॉन्टल हैं। क्योंकि जब किसी सरफेस की प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल होगी, या फिर उसका वेक्टर एरिया, ये वाली लाइन, वो इन फील्ड लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लाइनें सरफेस के अंदर से पास नहीं कर सकेंगी। अब कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन सरफेस इज़ पैरेलल, ये देखें सरफेस की प्लेन की बात हो रही है, कि व्हेन सरफेस इज़ पैरेलल और इट्स वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया कौन सा, ये जो एरो हेड वाला है, वेक्टर एरिया एरो हेड वाला, इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मिनिमम और ज़ीरो। ये दो केस हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मिनिमम या फिर ज़ीरो। अब तीसरा फ्लक्स, अब यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें कि ऊपर वाली जो दोनों केसेस हैं, इसके अंदर इस वेक्टर एरिया वाली लाइन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन के दरमियान में, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होती हैं तो एंगल ज़ीरो होता है। यहाँ पर ई और ए के दरमियान में एंगल कितना है, ज़ीरो है। क्योंकि जब ई और ए के दरमियान में एंगल ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के दरमियान में ये वाला एंगल कितना है, 90 है। यानी कि जब ए और ई के दरमियान में एंगल 90 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन एंगल ज़रूरी तो नहीं कि इस केस की तरह ज़ीरो हो या इस केस की तरह 90 हो। ये एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन भी हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल, 45 का, 60 डिग्री का। तो अगर ये वेक्टर एरिया ए जो है, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, अगर ये ई के साथ एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन बना रहा हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ये तीसरा केस है हमारा। तो हेडिंग क्या बनेगी इसकी, ये देखें कि व्हेन सरफेस इज़ इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा ग्रेटर दैन 0 डिग्री और लेस दैन 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो है सरफेस का वो 0 से ग्रेटर हो
कि 30 हो, 45 हो, 60 हो, कुछ भी हो, और 90 से कम हो, 89 तक, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? वो फिर ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। फिर कंडीशन क्या बनेगी? ये देखें, अगर सरफेस ना तो बिल्कुल वर्टिकल हो सीधी ऊपर, ना नीचे ग्राउंड पर लेटी हो, बल्कि वो इस तरह इंक्लाइंड शेप में हो, जिस तरह ये स्लाइड होती है यूँ, तो इस केस के अंदर इस सरफेस का वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में यूँ चला जाएगा। ये देखें, ये वेक्टर एरिया वाली लाइन है, ये वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस तो अब भी इसके अंदर से क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर से ये गुजर कर ये एक लाइन मैंने यूँ दिखा दी, आगे बढ़ा दी है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान में ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है थीटा, ये एंगल ना 90 है ना 0 है, बल्कि 0 और 90 के इन बिटवीन ये कोई एंगल बना हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है ये। तो इस केस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? और अब ऊपर देखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर यानी कि ई और ए एक दूसरे के पैरेलल होना ज़रूरी है, वो डेफिनेशन मैक्सिमम के लिए होती है। तो यहाँ पर देखें कि वेक्टर एरिया जो है पूरे का पूरा, ये जो लाइन है वेक्टर एरिया वाली, वो इस ई वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, बल्कि एंगल 0 से ग्रेटर बना रही है। तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इस पूरी की पूरी वेक्टर एरिया ए की वजह से नहीं होता। देखिए, अगर हम वेक्टर एरिया के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना ये ई वाली लाइन के ऊपर, तो इस एरिया का एक कंपोनेंट हमें मिलता है ये वाला, इधर से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसके हमने कंपोनेंट बना दिए। ये वाई कंपोनेंट इसका वर्टिकल वाला और ये इसका एक्स कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है वेक्टर एरिया का ए कॉज ऑफ थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के पैरेलल है, बिल्कुल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप जो होता है वो भी पैरेलल ही होता है। तो क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो पैरेलल कंडीशन में पैदा होता है, तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पूरे के पूरे वेक्टर एरिया ए की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि इस ए कॉज ऑफ थीटा की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो ई के क्या है? पैरेलल है। तो अगर हमने इस केस के अंदर इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की मैग्नीट्यूड को इसी कंपोनेंट ए कॉज ऑफ थीटा के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इस केस में फार्मूला निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। पूरे के पूरे वेक्टर एरिया ए को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ए कॉज ऑफ थीटा और ई को यूज़ करेंगे, क्योंकि यही वाला कंपोनेंट इसके ऊपर पैरेलल की कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वेक्टर को, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट को ई के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ज़रा, कि अब ये केस क्या होगा कि इन दिस कंडीशन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया ए पैरेलल टू ई, ये पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल टू ई, दैट इज़ ए कॉज ऑफ थीटा, विल बी अफेक्टिव। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर जब ए और ई के दरमियान में एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन हो, तो फिर ए का वही कंपोनेंट असर अंदाज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो ई के क्या होगा? पैरेलल होगा। और वो कौन सा कंपोनेंट है? ए कॉज ऑफ थीटा। सो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फाइंड करने के लिए ई की तो पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड लेनी है और इसके सामने मल्टीप्लाई करना है ए का वो कंपोनेंट जो ई के पैरेलल है। वो कौन सा था? ए कॉज ऑफ थीटा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये बन जाएगी हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा, यूँ बन जाएगा ये ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब इस ई ए कॉज ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है ई डॉट ए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि ए बी कॉज ऑफ थीटा जो होता है वो ए डॉट बी के इक्वल होता है। आप समझ लें कि ए की जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आ गई है और बी वेक्टर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? वो वेक्टर ये ए आ गया यहाँ पर, और इधर भी cos थीटा और उधर भी cos थीटा। तो अगर ए बी कॉज ऑफ थीटा होगा तो ए डॉट बी, अगर ई ए कॉज ऑफ थीटा होगा तो फिर ई डॉट है, और दोनों के ऊपर एरो लग जाएगा। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक नई डेफिनेशन भी आ गई है हमारे पास। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए का स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट ए। दैट इज़ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जब पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वो वाली डेफिनेशन भी करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये वाली डेफिनेशन भी फार्मूला लिख के मेंशन करनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए का स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट है। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। अब इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई का यूनिट पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी चैप्टर के अंदर कि वो न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर।
तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। और इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं वेबर, WEBER। उसका सिंबल होता है W कैपिटल और ये स्मॉल b, वेबर। लेकिन ये वेबर किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज़ वेबर इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके 3 केसेस आ गए हमारे पास कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किसी फ्लैट सरफेस का फाइंड आउट किया है, इस तरह की कुछ सीधी सरफेस होगी जिस तरह ये पेपर का पेज है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो राउंड सरफेसेस होती हैं, जिस तरह कोई फुटबॉल है, तो उसका अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हम अगले लेक्चर के अंदर फिर डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।